हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 13 अप्रैल 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए आज का सेशन मैं लेने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले जी का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले passed away on April 12, 2026, in which year she was honored with पद्म विभूषण अवार्ड। 12 अप्रैल को इंडिया की लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। उनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, 2008। आशा भोसले जी भारतीय सिनेमा की सबसे वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर थी। उन्होंने क्लासिकल, गज़ल, पॉप, कैबरे, फोक, रोमांटिक, डिवोशनल जैसे लगभग हर तरह के गाने गाए। कुछ प्रसिद्ध गानों की बात करें तो दिल चीज क्या है, मेरा कुछ सामान, पिया तू अब तो आजा, ये मेरा दिल, दम मारो दम, ये कुछ प्रसिद्ध गाने हैं आशा भोसले जी के। आइए आशा भोसले जी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। इनका पूरा नाम आशा लता गणपत भोसले है। इनका जन्म 8 सितंबर 1933 महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। आशा भोसले जी के पिता प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर आशा भोसले की बड़ी बहन थी। आशा भोसले जी के पति महान संगीतकार R.D. बर्मन थे, जिनको पंचमदा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 20 से ज़्यादा भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आशा भोसले जी को उनके करियर में काफ़ी सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को। सन 2000 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। 2000 में ही उनको सिंगर ऑफ द मिलेनियम की उपाधि भी दी गई थी। ये एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। 2001 में उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2002 में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2008 में पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो उनको मिलता है। 2011 में उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उनको म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के रूप में मान्यता मिलती है। 2008 में उनको बांग्ला विभूषण अवार्ड मिलता है। 2021 में उनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिलता है। इसके अलावा उनको 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिलते हैं। 1981 में उमराव जान फिल्म के दिल चीज क्या है इस गीत के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिलता है। और 1987 में इज्जत फिल्म में मेरा कुछ सामान इस गीत के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिलता है। इसके अलावा उनको 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। 1996 में उनको स्पेशल अवार्ड मिला था फिल्म रंगीला के लिए। इन पुरस्कार और सम्मान के अलावा भी आशा भोसले जी को अनेक अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी भारत की लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी के बारे में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारत के संविधान का किस भाषा में अनुवादित संस्करण जारी किया है? रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन रिलीज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच लैंग्वेज? तो यहाँ पर राइट आंसर है ए, सिंधी। CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में संविधान का सिंधी वर्जन जारी किया है। ये एक डिजिलॉट एडिशन है, यानी कि इसमें 2 भाषाएं होंगी, ऊपर हिंदी नीचे सिंधी ट्रांसलेशन, या फिर ऊपर इंग्लिश नीचे सिंधी ट्रांसलेशन। इससे सिंधी स्पीकिंग लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझने में आसानी होगी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज ने सपोर्ट किया है। इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करने के मकसद से बनाया गया है। यहाँ पर सिंधी भाषा भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल की 22 भाषाओं में से एक है और सिंधी भाषा को 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से जोड़ा गया था। ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा। 8वें शेड्यूल की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर 22 भाषाएं। ओरिजिनल संविधान जो था उसमें 14 भाषा थी। सिंधी लैंग्वेज यहाँ पर एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज की स्थापना 1944 में हुई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए संविधान में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक प्रोविजंस दिए गए हैं। NCPSL का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यहाँ पर मैं आप सबको एक और अपडेट देना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट अब सुबस, जो कि एक AI टूल है, उससे जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहा है। सिंधी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट देवनागरी और अरेबिक सिंधी दोनों में होती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो यहाँ पर हमने बात करी सिंधी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाले आर्टेमिस 2 मिशन के क्रू कैप्सूल का नाम क्या है? What is the name of the crew capsule of the Artemis 2 mission that safely returned to Earth after orbiting the moon for the first time in over 50 years? यहाँ पर राइट आंसर है डी, ओराइन। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था और 10 अप्रैल 2026 को सैन डिएगो के पास पैसिफिक ओशियन में इसने सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन किया है। 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा के पास जाने वाला यह पहला ह्यूमन मिशन था।
एस्ट्रोनॉट्स ने मून के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर वापसी में उन्होंने फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री से अर्थ पर लैंडिंग की। आर्टेमिस 2 मिशन अर्थ से सबसे दूर जाने वाला मिशन बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अपोलो 13 का था। इसके अलावा इस मिशन में क्रिस्टियाना कोच चंद्रमा की यात्रा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे मिशन में 4 क्रू मेंबर थे। रीड वाइसमैन कमांडर थे, विक्टर ग्लोबल पायलट थे, क्रिस्टियाना कोच मिशन स्पेशलिस्ट थी और जेरेमी हैंसन पहले नॉन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। तो ये 4 क्रू मेंबर थे आर्टेमिस 2 मिशन के। आर्टेमिस 2 मिशन बेसिकली नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत नासा मून पर एक परमानेंट बेस बनाना चाहता है जो आगे जाकर मार्स के लिए मिशन लॉन्च करेगा। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इस मिशन में SLC रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था जो दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। आर्टेमिस प्रोग्राम बेसिकली मून पर लैंडिंग करना चाहता है और वहाँ पर परमानेंट बेस बनाना चाहता है। अगला जो मिशन हमको 27-28 में देखने को मिलेगा, वहाँ पर नासा मून लैंडिंग प्लान कर रहा है और यहाँ पर जो ओरायन कैप्सूल यूज़ हुआ है उसमें लगभग 28,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। इस मिशन ने आने वाले फ्यूचर मिशन आर्टेमिस 3 के लिए बेस तैयार कर दिया है और अब नासा 2027-28 में मून पर लैंडिंग प्लान कर रहा है। तो यहाँ पर हमने बात करी आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध लग्जरी परफ्यूम ब्रांड डेविडॉफ ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द फेमस लग्जरी परफ्यूम ब्रांड डेविडॉफ एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया? तो यहाँ पर राइट आंसर है अहान पांडे। तो हाल ही में डेविडॉफ ने अहान पांडे को भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अहान पांडे। ये पहली बार है कि डेविडॉफ ने भारत के लिए किसी लोकल फेस को चुना है। यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है जेनजी और मिलेनियंस को, क्योंकि अहान पांडे की इमेज जेंटलमैन एडवेंचर कॉन्सेप्ट से मैच करती है। डेविडॉफ ने अहान पांडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ साथ कुछ नए परफ्यूम्स भी लॉन्च किए हैं। डेविडॉफ जानता है कि भारत का मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, इसलिए ब्रांड अपनी प्रेजेंस मजबूत करना चाहता है। डेविडॉफ बेसिकली स्विस लग्जरी ब्रांड है। इसके फाउंडर हैं जीनो डेविडॉफ। इसका हेडक्वार्टर बेसेल स्विट्जरलैंड में है। इसका फेमस प्रोडक्ट है कूल वाटर जो 1988 से आ रहा है और इसकी पेरेंट कंपनी है कोटी इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर हमने बात करी डेविडॉफ की, जिसका ब्रांड एम्बेसडर अहान पांडे को चुना गया है। आइए अब और दूसरे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स को देख लेते हैं। हाल ही में तृप्ति दिमरी को भी विक्टोरिया सीक्रेट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। प्रियंका चोपड़ा को बेंटली मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। शाहरुख खान को यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। यशस्वी जायसवाल को सीएट लिमिटेड का, सुदर्शन पटनायक सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं। द ड्रीम कंपनी का सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ग्लोबल अपैरल ब्रांड UNIQLO का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को परप्लेक्सिटी AI का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक का, शेफाली वर्मा को हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का, रोहित शर्मा को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026, शरद कमल को 28th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का, सानिया मिर्जा को एलन सोली, सचिन तेंदुलकर को UN रोड सेफ्टी कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो यहाँ पर हमने डिस्कस करे। अहान पांडे की बात करें तो ये चंकी पांडे के भतीजे हैं और इन्होंने यशराज फिल्म के साथ डेब्यू किया था। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी फिल्म के साथ इन्होंने डेब्यू किया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, बैसाखी का त्यौहार मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है जिसने सिख इतिहास को पूरी तरह बदल दिया? बैसाखी फेस्टिवल इज प्राइमरली celebrated in memory of which historical event that completely transformed Sikh history? बैसाखी बेसिकली खालसा पंथ की स्थापना के सेलिब्रेशन के लिए बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ। बैसाखी बसंत ऋतु और रबी फसल की कटाई का प्रतीक है। 2026 में इसको 14 अप्रैल को मनाया जाएगा और इसी दिन मेघ संक्रांति भी होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ के 5 फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें पंच प्यारे के नाम से जाना जाता है। दयाल सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकाम सिंह और साहिब सिंह, ये हैं वो 5 फाउंडिंग मेंबर। सिख धर्म के फाउंडर हैं गुरु नानक जी और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट मूवमेंट है, वो भी 13 अप्रैल 1999 को आता है, जिस समय पंजाब में बैसाखी का उत्सव मनाया जा रहा था। पंजाब में इस त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा के किसान फसल कटाई की खुशी में भंगड़ा और गिद्दा करते हैं। लोग जुलूस निकालते हैं, मेले लगते हैं और पारंपरिक भंगड़ा नृत्य यहाँ पर किया जाता है। बैसाखी हर साल 13 या 14 अप्रैल को ही मनाई जाती है। यह त्यौहार हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। इस दिन को बेसिकली नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन नदियों में पवित्र स्नान भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये सामूहिक समारोह और पारंपरिक खेलों का समय होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी बैसाखी की।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6th क्वेश्चन। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के विरुद्ध किस प्रसिद्ध समाज की स्थापना की थी? विच फेमस सोसाइटी डिड महात्मा ज्योतिबा फुले एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम? महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती 11 अप्रैल 2026 को मनाई गई। इनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1848 में पुणे के बिडेवाड़ा में भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खोला था। उन्होंने हमेशा जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। अपने घर का पानी सभी जातियों के लिए खोल देना उस समय के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। 1888 में उनको महात्मा की उपाधि मिली थी। B.R. अम्बेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनके द्वारा जो प्रमुख किताबें लिखी गई हैं वो हैं गुलामगिरी, श्वेत कन्या चा असुड और सार्वजनिक सत्य धर्म। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ दत्त के नाम से भी जाना जाता है। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ आवर सोशल रिवोल्यूशन के नाम से उनकी जीवनी लिखी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 पुणे में की थी। इसका एम था जाति भेदभाव को खत्म करना और शोषित वर्गों को सम्मान अधिकार दिलाना। दो स्पेशल पॉइंट जो हमको महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में याद रखने चाहिए, आइए उनको देख लेते हैं। उन्होंने गुलामगिरी किताब अमेरिकन्स को डेडिकेट की थी स्लेवरी के खिलाफ संघर्ष के लिए। उनके नाम से महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना चलती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने बात करी महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है जो पहले देश के सैन्य प्रमुख थे? Who has been sworn in as the new president of Myanmar, who was formerly the country's military chief? मिंग ऑंग हलाइन ने 10 अप्रैल 2026 को ऑफिशियली म्यांमार के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 2021 के मिलिट्री कू के बाद देश पर मिलिट्री रूल के जरिए नियंत्रण बनाए रखा था। इस कदम को मिलिट्री रूल से सेमी सिविलियन गवर्नमेंट की ओर बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। प्रेसिडेंट बनने के लिए उन्होंने 15 साल पुरानी कमांडर इन चीफ की पोस्ट को छोड़ दिया है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे। इसकी राजधानी नेपिडो है। इसकी करेंसी कयात है। म्यांमार को 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। 2008 में जो उसका संविधान है उसके तहत संसद में 25% सीटें मिलिट्री के लिए यानी सेना के लिए रिजर्व्ड हैं। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को मिन होंग हिलैन ने आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, जिसको हम मिलिट्री को बोलते हैं। तब से म्यांमार सिविल वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है। ये नया राष्ट्रपति पद मिलिट्री रूल को लेजिटिमेसी देने की कोशिश माना जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बात करी म्यांमार के नए प्रेसिडेंट मिन होंग हिलैन के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या रखी गई है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया फाउंडेशन? तो यहाँ पर थीम है कलेक्टिव स्टुअर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। इंडिया फाउंडेशन मॉरिशस सरकार के सहयोग से 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 10 से लेकर 12 अप्रैल तक मॉरिशस में आयोजित करा रहा है। इसकी थीम कलेक्टिव स्टुअर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस है। इंडियन ओशन रीजन में साझा जिम्मेदारी और मिलकर शासन को मजबूत करना, बेसिकली यही इसकी थीम है। इंडिया की ओर से भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है सागर विजन के तहत मैरीटाइम पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चर्चा करना। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसका पहला संस्करण 2016 सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इसका ऑर्गेनाइजर होता है इंडिया फाउंडेशन। यह कॉन्फ्रेंस अब इंडियन ओशन रीजन का फ्लैगशिप फोरम बन चुका है, जहां देशों के बीच म्यूचुअल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। इसका एम है सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को प्रमोट करना। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है इबन मॉरिशस में। तो यहाँ पर हमने बात करी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडियन वुमेन्स टीम विन एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026? तो यहाँ पर भारतीय महिलाओं ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 4। 9 अप्रैल 2026 को उलान बतर मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स के महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। भारत की सभी 10 महिला बॉक्सर्स ने मेडल जीते।
यानी कि यहाँ पर हमको 100% सक्सेस रेट देखने को मिलता है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इंडिया 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ महिला वर्ग में नंबर 1 पर रहा और यहाँ पर कजाकिस्तान और चाइना को 2-2 गोल्ड मिले हैं वुमेंस कैटेगरी में। आइए देखते हैं इंडिया की ओर से किसको गोल्ड मेडल मिला है। तो मीनाक्षी हुड्डा 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड लाई हैं, प्रीति पवार 54 केजी कैटेगरी में गोल्ड लाई हैं, प्रिया गगा 60 केजी कैटेगरी में गोल्ड लाई हैं, अरुंधति चौधरी 70 केजी कैटेगरी में गोल्ड लाई हैं। आइए अब बात करते हैं पुरुषों की। तो पुरुषों में हम देखते हैं कि 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया ने। भारत की ओर से विश्वनाथ सुरेश 50 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ओवरऑल टैली की बात करें पुरुष और महिला मिलाकर तो कजाकिस्तान पहले स्थान पर रहा, जिसने 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। दूसरे नंबर पर रहा है इंडिया, जिसने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कुल मिलाकर 16 मेडल यहाँ पर इंडिया जीतता है। तीसरे नंबर पर रहा उज्बेकिस्तान, 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ। तो इंडिया एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा, जहां पर उसने 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? पहला ऑप्शन आरटीजीएस की शुरुआत 2004 में हुई थी, एकदम सही है, राइट है। बी ऑप्शन है आईएमपीएस की शुरुआत 2010 में हुई थी, ये भी सही है। सी ऑप्शन रुपए कार्ड 2012 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। डी ऑप्शन यूपीआई की शुरुआत 2015 में हुई थी, ये गलत है क्योंकि यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरटीजीएस, जिसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोला जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इसको डेवलप किया था आरबीआई ने। ये हाई वैल्यू लेन देन के लिए रियल टाइम सेटलमेंट होता है। बेसिकली यहाँ पर मिनिमम पेमेंट लिमिट 2 लाख रखी गई है। इससे ऊपर की जब पेमेंट की जाती है तो आरटीजीएस का इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूज़ हमको नेट बैंकिंग में होते हुए दिखता है। सेकंड नंबर पर है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसको डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये इंस्टेंट यानी कि तुरंत फंड ट्रांसफ़र करता है। इसकी सेवा 24/7 उपलब्ध होती है। मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये पहला सिस्टम था जिसने रियल टाइम रिटेल पेमेंट्स को कभी भी संभव बनाया। फिर आता है रुपे कार्ड, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसको डेवलप किया एनपीसीआईएल ने ही। इंडिया का डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है रुपे कार्ड। एटीएम, पीओएस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इंटरनेशनल कार्ड की तुलना में इसकी लागत कम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था। अब आते हैं हम यूपीआई पे। यूपीआई 2016 में लॉन्च किया था। इसके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। इसको डेवलप किया है एनपीसीआईएल ने ही। इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर यूपीआई के तहत हो सकता है। केवल यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर से तुरंत बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सभी बैंक्स और ऐप्स के बीच में ये इंटर ऑपरेबल है, यानी कि आप किसी एक ऐप से दूसरी ऐप पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। किसी एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप पैसे। 24/7 रियल टाइम पेमेंट ट्रांसफ़र इसमें होता है। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जनवरी में ही टोटल ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो 21.7 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हमको देखने को मिलते हैं और इन ट्रांजेक्शन्स के जरिए 28.33 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफ़र की गई है। 81% ट्रांजेक्शन्स इंडिया में यूपीआई के थ्रू होते हैं अगर हम बात करें टोटल रिटेल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की। ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में भारत की भागीदारी 49% है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यूपीआई है। 691 बैंक्स यूपीआई से जुड़ चुकी हैं और आईएमएफ के अनुसार वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है यूपीआई। यूपीआई के पूरे इकोसिस्टम को डेवलप होने में 10 साल लग गए थे। ये आंकड़ा दिखाता है कि इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में ग्लोबल लेवल पर सबसे आगे है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बात करी यूपीआई की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 13 अप्रैल 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए अब 11 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, सिक्किम राज्य में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु किसने शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। राइट आंसर इंडियन आर्मी। सेकंड क्वेश्चन, भारत और मिस्र के बीच अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट बीन हेल्ड? इजिप्ट के अंसाज में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा अंसाज, इजिप्ट। थर्ड क्वेश्चन, भारत की पहली चालक रहित पॉट टैक्सी सिस्टम परियोजना किस शहर में शुरू की गई? इसकी शुरुआत मुंबई में की गई है। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में भारत का पहला ड्राइवरलेस पॉट टैक्सी सिस्टम शुरू किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अबू हसीम खान चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे? अबू हसीम खान चौधरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर।
फिफ्थ क्वेश्चन, विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में है। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीपीसीएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर संजय खन्ना। सेवेंथ क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी $1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर है अमूल। भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई है जिसने $1 ट्रिलियन का टर्नओवर क्रॉस किया है। एट्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? भारत में हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। राइट आंसर 11 अप्रैल। नाइन्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने हाल ही में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। राइट आंसर 2001। टेंथ क्वेश्चन, चर्चा में रही एलिफेंटा द्वीप जहां पर 15 साल पुराने जलाशय मिले हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमने 11 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आइए सबसे पहले 11 अप्रैल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, चाप चार कुट किस भारत राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? इसका राइट आंसर मिजोरम। सेकंड क्वेश्चन, मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर जज बलबीर सिंह चौहान। तीसरा क्वेश्चन था, एच के दुआ का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ये जर्नलिस्ट थे। राइट आंसर जर्नलिस्ट पत्रकार। अब समय है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? सेकंड क्वेश्चन, FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? हु वन द FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? तीसरा क्वेश्चन, वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 16th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड? तो फ्रेंड्स इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यहाँ पर हमने 13 अप्रैल 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे डेली करंट अफेयर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।